स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। दादा का बहुत बड़ा घर था। सभी चाचू ताऊ की फैमिली उसी घर में रहती थी। सबके अलग अलग पोर्शन थे। दादा का देहांत हो चुका था, लेकिन घर पर बड़े ताऊ का हुक्म चलता था। अब भी हमारे घर पर एक ही टेबल पर पूरा खानदान खाना खाता था। मेरे बाबा और 4 भाई थे। मैं अपने माँ बाबा की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक बहन थी और सबसे छोटा एक भाई था। मेरे बाबा भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरी सब कजिन्स की शादी हो चुकी थी और काफी कजिन की तो आपस में ही शादियां हुई थी, लेकिन मेरे जोड़े का कोई भी रिश्ता हमारी फैमिली में नहीं था। इसलिए मेरा रिश्ता आउट ऑफ फैमिली में तय हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज तक कभी हमने शादी के लिए मैरिज हॉल बुक नहीं करवाए थे। दादा के घर का बहुत बड़ा सहन था, वहीं पर सबकी शादियां अरेंज की जाती थी। अब भी वो सहन किसी हॉल की तरह बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। राहुल एक बहुत ही अच्छा नौजवान था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं इस रिश्ते से भी बहुत खुश थी। और फिर शादी के बाद मुझे बाहर मुल्क जाना था। दुल्हन बनाने के लिए भी मुझे एक ब्यूटिशियन घर पर ही आई थी। हमारे ताऊ बाबा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की लड़कियां पार्लर में जाकर तैयार हो, इसलिए पार्लर वाली घर पर आकर दुल्हन बनाकर जाती थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं राहुल के साथ रिश्ते में थी। फोन पर उससे बातें भी होती थी, इसलिए दिल में राहुल की जगह बन जाना एक नॉर्मल सी बात थी। उसने कल ही मुझसे फोन पर कहा था, परी तुम्हारा शादी का जोड़ा मैंने पसंद किया है, तुम इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। और उसने सच ही कहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने भी मुझे देखा था मेरी बहुत तारीफ की थी। मैं दुल्हन बनी बाहर स्टेज पर बैठ गई। मेरे सब कजिन्स ने इंतजाम किया था कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को साथ स्टेज पर बैठाया जाएगा। मेरी सारी सहेलियां और कजिन्स राहुल का नाम लेकर परेशान कर रही थी। दुल्हन बने हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। अब तो सब लोग ही बारात के नाने पर बातें करने लगे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे। मेरे बाबा ने मेरे ससुर को कई फोन कर डाले थे, लेकिन वो यही कह रहे थे कि बस अभी निकलने ही वाले हैं। आपको तो पता है ऐसे कामों में देर हो जाती है। लेकिन 11:30 होने के बाद तो मेरे बाबा को गुस्सा आने लगा। कहने लगे कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे घरों में वक्त की पाबंदी की जाती है। इसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई, उसने तो जैसे मुझ पर कयामत ही बरसा दी थी। वो कहने लगे कि हम खुद बहुत परेशान हैं, न जाने राहुल कहाँ चला गया है, हमें कब से उसी का इंतजार है। हम तो 10 बजे ही बारात लेकर निकल जाते, लेकिन राहुल कुछ देर का कहकर गया था और अभी तक लौटा नहीं था। इसका फोन भी बंद था। जैसे ही वो आता है हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देर तो एक मसला बन चुकी थी। रात का 1 बज गया था। लोगों में अब बातें होने लगी थी कि जरूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिल यूं था कि सूखे पत्ते की तरह से कांप रहा हो। सब मेरे बाबा से कहने लगे कि लोग बहाने बना रहे हैं, लड़के की यहाँ शादी की मर्जी नहीं होगी, माँ बाबा जबरदस्ती शादी करवाना चाहते होंगे। जब ही वो घर से भाग गया है, अब आपकी बेटी पर तो धाक लग गया है। जिस लड़की की बारात ही ना आए उसे भला कौन शादी करता है। अब आपकी बेटी से शादी करने के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसी लड़कियों को घर की दहलीज पर कोई उन्हें ब्याहने नहीं आता, जिनकी बारात या तो वापस लौट जाए या फिर आए ही ना। उन्हें तो हमारे समाज में मनहूस कहा जाता है। मेरे बाबा हालांकि अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन उस वक्त उनकी रंगत बिल्कुल सफेद पड़ गई थी। अपनी उम्र से काफी बड़े लग रहे थे। मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगे। वहां मौजूद मेहमान भी अब वापस जा रहे थे कि जब मेरे ताऊ बाबा ने एक फैसला सुनाया कि जिसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। कहने लगे कि यह लड़का हमारी इज्जत के साथ खेल गया है। इसने क्या समझा कि हमारी बच्ची का तमाशा बन जाएगा और हम खामोशी से देखते रहेंगे। परी की शादी आज ही होगी, आज ही उसके हाथ पीले होंगे। ये सुनकर हम सभी हैरान थे। सबसे ज्यादा हैरत मुझे हो रही थी, क्योंकि मेरे ताऊ के तो सारे बच्चे शादीशुदा थे। ताऊ बाबा कहने लगे कि परी की शादी अमन से की जाएगी। यह सुनकर तो मेरे होश उड़े थे। जितनी हैरान मैं थी उतना ही अमन भी था। वो मेरे बाबा के बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था। मुझे 5 साल छोटा था। मुझे बहन की तरह समझता था। मुझे दीदी दीदी कहता था। वो अभी सिर्फ 16 साल का था। उसने जब ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, ताऊ बाबा क्या हो गया है आपको, आप कैसी बातें कर रहे हैं। परी दीदी मुझसे 5 साल बड़ी है। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ। मैं शादी नहीं करूंगा और ना ही मेरी शादी की कोई उम्र है। इसकी बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब से दादा का देहांत हुआ था हमारे घर में फैसले ताऊ बाबा के ही चलते थे। उन्होंने बुरी तरह से अमन को डांट दिया। कहने लगे, खबरदार हमारी इज्जत का मामला है,
इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो और शादी करो। लेकिन अमन ने साफ इनकार कर दिया। मैं खुद ये सब नहीं चाहती थी, मेरा इस पर कोई जोर ही नहीं था। अमन का इनकार करना ही था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे बड़े चाचा ने अमन के मुंह पर मारा, जो कि अमन के पापा थे। कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे बड़े बाबा ने क्या कहा है? हमारे घर की इज्जत का मामला है। अगर तुमने और कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा हश्र बुरा करके रख दूंगा। तमाम औरतें डरी सहमी खड़ी थी। आदमियों के फैसले के आगे किसी औरत को बोलने का कोई हक ना था। मगर थप्पड़ खाने के बाद भी उसने यही कहा कि मुझे जोर जबरदस्ती का रिश्ता मंजूर ही नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि शादी ना हो, लेकिन मेरा तो तमाशा बन चुका था। राहुल ने तो मुझे जलील करके रख दिया था। फोन पर तो मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करता था। लगता नहीं था कि ये रिश्ता इसकी मर्जी से नहीं हुआ या जबरदस्ती इस पर थोपा गया हो, जो आखिरी टाइम पर वो भाग गया। मेरे चाचा ने अमन को बहुत मारा था, यहाँ तक कि इसके नाक से और होठ के करीब से खून बहने लगा था। चेहरे पर नील पड़ चुके थे। मुझे उस पर तरस आने लगा था, लेकिन मैं जुबान से इनकार करने की हिम्मत नहीं रखती थी। रोते हुए इसने शादी की थी। मैं बिल्कुल बेजान तरह बैठी थी। मैं तो इतना बोल भी चुका था, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को बोलने की इजाजत तक ना थी। इसलिए मैंने कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं कहा जो कि मेरी और मेरे खानदान की इज्जत को सबके सामने तमाशा बना देता। मैंने सोचा कि अमन से बात मैं कर लूंगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है, मेरा क्या है। बिना शादी के भी मुझे अपने घर की दहलीज पर ही बैठना था। अब अमन की बीवी बनकर एक नाम के रिश्ते के लिए उसके घर पर बैठ जाऊंगी। शादी के वक्त अमन बिल्कुल नहीं मान रहा था और ये जबरदस्ती की शादी थी। तो मेरे चाचा कहने लगे, इस बेवकूफ को क्या पता कि इसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। वैसे भी अभी 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए इसका फैसला करने का हक मैं रखता हूँ। मेरी शादी अमन से हो चुकी थी। रोते धोते मेरी विदाई हुई थी। बदनामी तो हो चुकी थी। बस एक इज्जत की चादर से ढककर मुझे मेरी माँ ने अमन के साथ विदा किया था। जैसे ही मैं अमन के कमरे में जाकर बैठी, बड़ी चाची कहने लगी कि बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज्बाती है। हमें भी तुम्हारी बारात के ना आने का बहुत दुख है और अफसोस है, लेकिन तुम खुद सोचो, मेरे बच्चे का तो इसमें कोई कसूर ही नहीं था। वो तो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा था और भाई साहब ने किस तरह से उसके साथ जबरदस्ती करके शादी करवाई। मेरे बच्चे का सारा चेहरा जख्मी करके रख दिया। चाची की शिकायत भी सही थी। मैं क्या कह सकती थी। ये शादी कौन सी मेरी पसंद से हुई थी, एक जबरदस्ती का बंधन था। उसके बाद जो बात चाची ने मुझसे कही, मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई थी। इस बात को सुनकर मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना किसे कहते हैं, शायद उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कहने लगी कि मेरा बेटा हर बात से अनजान है। मुझे तो लगता है वो अभी तक ठीक से जवान भी नहीं हुआ। तुम्हें कुछ साल शायद इंतजार करना पड़े। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बस ये सुनना रह गया था मेरे नसीब में। कुछ ही देर में अमन बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। पूरे कपड़े मिट्टी से तर थे, क्योंकि बड़े चाचा ने उसे बहुत मारा था। कुछ दिन पहले मुझसे कह रहा था, दीदी आप बताएं आपकी शादी पर कौन से कपड़े पहनूं। उसने मेरी शादी पर ढेर सारे कपड़े सिलवाए थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उम्र उसकी 16 साल थी, लेकिन हेल्थ में काफी लंबा चौड़ा था। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहे हो अमन, छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें पता है ना मेरी हल्दी है। अगर माँ और चाचा को पता चला तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। कहते हैं कि हल्दी वाली लड़की को कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और खुश होकर वो कहने लगा, सब लोग शॉपिंग पर गए हैं और दीदी बताओ ना मुझे तुम्हारे किस किस फंक्शन में कौन कौन से कपड़े पहनने हैं। तुम्हें तो पता है ना, जो तुम बताती हो मैं वही पहनता हूँ। अमन की मेरे छोटे भाई से बहुत दोस्ती थी। दोनों ही साथ के थे, इसलिए जब भी मैं अपने छोटे भाई की शॉपिंग के लिए जाती थी तो अमन भी मेरे साथ ही जाता था। उसे मेरे पसंद के हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता तो मुझसे ही पूछता था और अब भी वो मुझे अपने कमरे में ले गया था। अपनी अलमारी खोलकर सारे कपड़े उसने बेड पर फैला दिए। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ ना दीदी तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं, ऑफ वाइट कलर का कोट पैंट अच्छा लगेगा या फिर ब्लैक कलर का। मैंने कहा कि दुल्हन के भाई होते हुए तुम्हें ऑफ वाइट ही पहनना चाहिए, और फिर मेरा छोटा भाई भी तो यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ठीक है। फिर उस सूट को वो अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखते हुए कहने लगा, देख लेना दूल्हे से ज्यादा स्मार्ट लगूंगा मैं। और मुझसे छेड़खानी करने लगा। मैंने कहा, मुंह धो लो अपना, दूल्हे से ज्यादा अच्छे लगोगे तुम। मैंने मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारी और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। अमन कमरे में आते ही मुझसे चिल्ला कर बात करने लगा। कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी दीदी, तुमने भी चुपचाप शादी कर ली, मना क्यों नहीं किया। ये बात उसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी अमन? हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं। तुम्हारे इनकार करने पर तुम्हें क्या मिला? जाओ शक्ल देखो अपनी आईने में। जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, वही मेरा भी होता। उसके बावजूद फिर भी ताऊ बाबा हमारी शादी करवा देते, जैसे अब करवाई है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, रब करे बड़े बाबा मर जाए। ऐसा भी होता है कहीं? बारात तुम्हारी नहीं आई, दूल्हा तुम्हारा नहीं पहुंचा और शादी मेरी कर दी। क्या जबरदस्ती रिश्ते किए जाते हैं? मेरी कोई उम्र है शादी की? मैंने हमेशा तुम्हें बड़ी बहन की तरह समझा है। दीदी कहता हूँ मैं तुम्हें। ताऊ बाबा को ये भी शर्म नहीं आई कि वो कर क्या रहे हैं। पकड़ के मुझे अपनी ही बहन का पति बना दिया। लानत है हमारे घर के बड़ों पर। बात तो उसकी ठीक थी। मैंने कभी अपने छोटे भाई और अमन में फर्क नहीं समझा था। वो तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करता था। जब वो टेस्ट का याद नहीं करता था तो उसके कान तक खींच देती थी। और अब बड़े बाबा के फैसले ने तो हमें एक दूसरे से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में तो उसकी उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर राहुल ने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। क्यों उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मैं यही सोच रही थी कि जब अमन की आवाज सुनकर मैं चौंकी थी। अमन ने कहा कि तकिया पकड़ो और जाकर सोफे पर सो जाओ, क्योंकि मुझे तो अपने बेड पर सोने की आदत है। मैंने तकिया पकड़ा और सोफे पर जाकर लेट गई। क्या कुछ ख्वाब नहीं सजाए थे मैंने अपनी शादी के। बिना कोई वजह बताए बड़ी कड़ी सजा दी थी मुझे राहुल ने। अगली रोज रात को बड़े बाबा ने अमन को अपने कमरे में बुलाया था। 2 घंटे वो कमरे में रहा। उसके बाद वो वापस आया था। बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या कहा है बाबा ने तुमसे जो इतने गुस्से में हो? वो कहने लगा, साला बुढ़ा सटिया गया है इस उम्र में। लेकिन मैं वो सब कभी नहीं कर सकता जो बड़े बाबा चाहते हैं। अमन इस कदर गुस्से में था कि बड़े बाबा के बारे में बात करते हुए वो सारी इज्जत भूल गया था। मैंने कहा, अमन इधर बैठो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठा दिया। पानी का गिलास उसे दिया। पानी पीने के बाद ही वो कुछ नॉर्मल हुआ था। मैंने कहा, अब बताओ क्या कहा तुमसे बड़े बाबा ने? कहने लगा, उन्होंने कहा है अगले हफ्ते तुम्हारा रिसेप्शन है, इसलिए अपना रिसेप्शन करने के बारे में सोचो। इसकी बात सुनकर तो मुझे भी ताऊ बाबा की सोच पर अफसोस हुआ था। अमन की हालत ऐसी थी कि अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, हम ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बनाएंगे। वो कहने लगा, मैं निभा भी नहीं सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाग जाऊं दीदी। आप सबको समझाया, उन सब की बातें मुझे पागल कर देंगी। वो 16 साल का लड़का रिश्ते की नजाकत को नहीं समझ पा रहा था और हमारे घर के बुजुर्ग इससे जो चाह रहे थे वो सरासर गलत था। मैंने कहा, तुम ताऊ बाबा से कुछ मत कहना, सबके सामने यही जाहिर करना कि हम दोनों में सब ठीक है। बस कमरे में हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे जैसे पहले रहते थे। मेरी बात सुनकर वो मेरी बात मान गया था। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो ताऊ बाबा का एक नया हुक्म जारी हुआ। कहने लगे कि अमन आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगा। सभी नाश्ता कर रहे थे। मैं माँ के साथ ही बैठी थी। वो कहने लगा, क्यों ताऊ बाबा, मेरे पेपर होने में बस कुछ ही महीने रह गए हैं। वो कहने लगे, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे सर पर परी की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए आज से तुम हमारे साथ फैक्ट्री जाओगे, तमाम वर्कर से काम कराओगे, बाकी के मामले भी तुम्हें फैक्ट्री जाकर बता दिए जाएंगे। पहली बार मैंने बड़े बाबा से खिलाफत की थी। मैंने कहा, बड़े बाबा, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। आपने जो फैसला हमारे लिए किया हमने वो स्वीकार किया, लेकिन प्लीज अमन को अपनी पढ़ाई पूरी करने दे। मेरी बात सुनकर बड़े बाबा मुझ पर भी भड़कने लगे। कहने लगे, हमारे यहाँ लड़कियों को ऐसी इजाजत नहीं है कि बड़ों के बीच में बोले, लेकिन यहाँ से फैक्ट्री जाएगा तो जाएगा। अमन कॉलेज की बजाय फैक्ट्री जाने लगा था। मुझे अमन के बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। बेचारे की सारी आजादी खत्म कर दी गई थी। मेरा छोटा भाई भी इसकी उम्र का ही था। कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, लेकिन अमन की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। फैक्ट्री से वो सब मर्दों के साथ रात को वापस लौटता था। उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए खाना खाते ही कमरे में चला जाता था, अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता था। मैं जब घर के कामों से फ्री होकर कमरे में आती तो वो उदासी से सारे बेड पर किताबें बिखेरे बैठा होता था। मुझे देखकर कहने लगा, तुम जल्दी कमरे में नहीं आ सकती? अब जल्दी से मुझे समझाओ ना दीदी, ये सवाल कैसे होगा? मैंने बीकॉम किया था और अमन अब 12वीं क्लास में था, इसलिए रात को मैं उसे पढ़ाने लगती थी ताकि वो पेपर अच्छे दे सके। जिन दिनों उसके पेपर थे, बड़े चाचा के कहने पर अमन को फैक्ट्री से बस इतनी ही छुट्टी मिली
कि वो जाकर पेपर दे सके। उन दिनों अमन आधी रात तक जागकर पढ़ता रहता था और मुझे भी उसकी तैयारी करवाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता था। एक बार वो बैठ के सिरहाने से टेक लगाए किताब पकड़े याद कर रहा था। मुझे भी नींद आ रही थी। मुझे ये था कि अमन ये आखिरी सवाल भी याद करके मुझे सुना दे तो मैं भी जाकर सोफे पर लेट जाऊं। लेकिन जैसे शायद अमन भी नींद की शिद्दत की वजह से ऊँघने लगा था, इसलिए मेरी गोद में गिर गया और वहीं सर रखकर सो गया था। मैं जो आंखें मूंदे इस इंतजार में थी कि इसकी तैयारी पूरी करवा कर ही सोऊंगी, अमन की हरकत पर बुरी तरह से चौंकी थी। वो नींद की वजह से मेरी गोद में सर रखकर सो चुका था। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में जा चुका था। पहली बार मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़का था। मैंने इसे पीछे करना चाहा, लेकिन क्योंकि वो अच्छा खासा हेल्दी था, इसलिए मेरे हिलाने झुलाने पर जरा भी नहीं खिसका था। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा था। मैं बैठ के सिरहाने पर सिर रखकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात गहरी नींद में मुझे भी होश नहीं रहा था। जब सुबह का अलार्म पर मेरी आंख खुली तब मैं अमन के बहुत करीब थी। वो मेरे ही तकिए पर सर रखकर बेखबर सो रहा था। उसकी बाजू भी मेरे ऊपर थी। इसकी सांसों की आवाज भी मैं सुन सकती थी। मैं जल्दी पीछे हटी थी। शायद नींद में मेरा जूड़ा खुल गया था, इसलिए मैंने अपने बाल समेटे और बेड से नीचे उतर गई। मुझे खुद भी गुस्सा आने लगा था। क्या जरूरत थी मुझे इसके बेड पर बैठकर पढ़ने की। शुक्र है इसकी आंख नहीं खुली थी, वरना तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें ना मिला पाते। मैंने अमन को जगाया। वो उठकर तैयार होकर कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू सो मच दीदी। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ थाम कर होठों से चूम लिए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए, लेकिन मुझे ये लगने लगा था जैसे मेरे अंदर के जज्बात बदलने लगे थे। ना चाहते हुए भी मैं अमन के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था। उसमें बचपन में बहुत था। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिजल्ट बताते हुए मेरे गले लग गया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दीदी। मेरे गले लगे हुए वो ये सब कह रहा था। मैं फौरन से उससे पीछे हटी थी। अब उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। इसका इरादा भी बीकॉम करने का था। फैक्ट्री में भी वो भरपूर ध्यान दे रहा था, इसलिए बड़े बाबा ने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी थी। सारे पैसे वो लाकर मेरे हाथ में रख देता था। कहता था, तुम संभालो, जब जब मुझे जरूरत होगी तो दे देना। बड़े बाबा ने उसके रिजल्ट को देखकर उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी थी। वो जब यूनिवर्सिटी जाता मुझसे पूछता था कि आज क्या पहन कर जाऊं, जिससे सारी लड़कियां मुझे देखती ही रह जाएं। वो नया नया यूनिवर्सिटी में जाने लगा था, इसलिए उसकी बातें बदलने लगी थी। मैं मुस्कुराकर उसे अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर दे देती। ये पहन लो, सब लड़कियां तुम्हें देखती ही रह जाएंगी। मेरे मजाक पर वो हंसने लगता था। अब पिछले कुछ महीने से अमन के चेहरे पर एक अलग सी रौनक नजर आने लगी थी। बहुत खुश खुश रहने लगा था वो। एक बार मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी है, वो उस लड़की से प्यार करने लगा है। ये सुनकर मेरा दिल जरूर उदास सा हो गया था, लेकिन ये भी सच था कि मैं जानती थी कि वो मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं रखता जो मेरे और उसके रिश्ते को आगे बढ़ाए। इसने मुझे अपने मोबाइल से उस लड़की का फोटो भी दिखाया। मुझसे पूछने लगा कि तुम बताओ कैसी हो। मैं इस बार मुस्कुरा नहीं सकी थी। मैंने कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, दीदी तुम्हें क्या लगता है बड़े बाबा मान जाएंगे, कोई झगड़ा तो नहीं करेंगे। मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो उससे एक फ्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला पूरा होगा तब तक वो फ्लैट तुम्हारे अंडर में होगा। फिर तुम उस लड़की से शादी करके उसे उस फ्लैट में रख लेना। अमन को मेरी ये राय अच्छी लगी थी। उसने ऐसा ही किया था। जैसे उसका बीकॉम कंप्लीट हुआ वो एक फ्लैट का मालिक बन चुका था। फिर मुझसे कहने लगा, मैं महक से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने महक के घर जाओगी। मैंने कहा, किस रिश्ते और हैसियत से अमन। मेरी बात सुनकर वो चुप सा हुआ था। कहने लगा, यही तो मसला है, मैं महक को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता, फिर वो मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहने लगा, अगर तुम एक बात सच छुपाकर मेरा रिश्ता महक से तय कर दो तो यकीन मानो, एक बार महक से शादी होने के बाद मैं माँ बाबा को मना लूंगा। मैं महक के घर अमन की कजन की हैसियत से गई थी, रिश्ता भी पक्का कर आई थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि अमन महक को शादी के बाद अलग रखेगा, उन्हें एतराज ना था। उन्हीं दिनों मेरा बीपी हाई रहने लगा था। मेरे सर में बहुत दर्द था। औरत के लिए सौतन लफ्ज शायद हमेशा ही तकलीफ भरा होता है। मैं भी ऐसे ही किसी तकलीफ से गुजर रही थी। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो अमन मुझे डॉक्टर के ले गया। डॉक्टर ने मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। मैं अमन के साथ अस्पताल से बाहर जाने लगी कि अचानक से एक व्हील चेयर मेरे सामने आकर रुकी थी।
जैसे ही मेरी उस मरीज पर नजर पड़ी मेरे होश उड़कर रह गए थे। व्हीलचेयर पर बैठा शख्स राहुल था, जो मुझे बहुत हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। कहने लगा, परी तुम? मैंने कहा, मर गई परी, मार दिया तुमने उसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था राहुल, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? अगर मुझसे शादी का इरादा ही नहीं था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी? मैं रोने लगी थी। वो कहने लगा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं पिछले 4 सालों से कोमा में था। बस कुछ ही महीने पहले होश में आया हूँ। जब होश आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा, शादी नहीं, बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के खातिर मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे मेरे कजन से कर दी। मेरे साथ साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अमन को देखकर वो कहने लगा कि परी, मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। तोड़ दो इस रिश्ते को, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अमन का हाथ पकड़कर तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। पूरे रास्ते में रोती रही थी। अमन एकटूक मुझे देखे जा रहा था। कहने लगा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मैं अपनी किस्मत पर रो नहीं तो और क्या करूं? कहने लगा, शादी करना चाहती हो राहुल से? क्या इससे अभी भी मोहब्बत करती हो? मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, इससे ज्यादा मुझे अपने घर वालों की इज्जत से प्यार है। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जो हो चुका है उसको निभाऊंगी। कहने लगा, मैंने दिया ही क्या है तुम्हें? मैंने कहा, तुमसे कुछ नहीं चाहिए अमन, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी जियो, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैंने रोते हुए कहा। कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाऊंगा, फिर अगर तुम चाहो तो मुझसे आज़ादी हासिल करके राहुल से शादी कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मेरे दिल में राहुल कहीं नहीं है। बस मुझसे अपना नाम मत छीनना, मैं जी लूंगी तुम्हारे नाम पर सारी जिंदगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, जिंदगी बहुत लंबी होती है, कैसे जियोगी सिर्फ मेरे नाम पर? मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें शायद औरत की वफा का अंदाजा नहीं है अमन, वो जी लेती है। घर आ चुका था। मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीज हो चुकी थी, क्योंकि ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। अमन बहुत जल्दी महक से शादी कर लेता, फिर तो शायद मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाता। रात को जब अमन कमरे में आया तो मैंने अपना तकिया उठाया था कि सोफे पर जाकर सो सकूं। अमन कहने लगा, परी, मेरे सर में दर्द है, प्लीज मेरा सर दबा दो। मुझे उसके मुंह से सिर्फ परी सुनकर हैरत हुई थी। बहरहाल मैं इसका सर दबाने लगी। कहने लगा, मेरी हर बात क्यों फौरन से मान लेती हो? इसलिए कि मेरी बीवी हो? पहले तो मुझे डांट भी देती थी, कान भी खींच लेती थी, लेकिन अब तो मेरी बात से जरा भी इनकार नहीं करती। क्यों? मैंने कहा, रिश्ते जो बदल गए हैं। शादी एक ऐसी चीज है, इंसान को बदल देती है, चाहे वो उम्र में इंसान से छोटा ही क्यों ना हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैंने महक से शादी से इनकार कर दिया है। मेरा हाथ उसके सर पर रखा था। मैंने कहा, क्यों? अमन कहने लगा, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर जाए, ना ही शायद मुझे उससे ऐसी मोहब्बत है। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें हक है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का। कहने लगा, और तुम सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो परी? इसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, उठकर भी बैठ गया। कहने लगा, मैं आज कामयाबी के जिस मुकाम पर हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। बड़े बाबा के गलत फैसले पर नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा भी हुआ था, फिर मैं क्यों तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाकर रख दूं? इतना भी बेरहम नहीं हूं मैं। ये कहकर उसने मेरे हाथों पर अपने होठों से चूम लिया था। मेरा दिल धड़कने लगा था। वो कहने लगा, मेरे नाम के साथ जिंदगी गुजारने की भी तुम ही हकदार हो। ये कहकर उसने मेरे बालों को क्लेचर से आजाद किया था। मुझे बहुत प्यार से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारे बाल इतने हसीन हैं। तुम बहुत अच्छी हो परी। जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद सिर्फ अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन उसकी वफा उसे खरीद लेती है। तुम्हारी वफा ने मुझे खरीद लिया है। शादी के रिश्ते की हकीकत का अंदाजा अमन को शायद आज हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी।